नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो इस वक्त देश के अंदर दो बड़ी घटनाओं की चर्चा हो रही है और ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। एक घटी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में और दूसरी आप उसे कहीं भी मान लें हिंदुस्तान के अंदर घटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना, और डिजिटल के लिए क्या जगह बताएं, लेकिन ये जुड़ी हुई है ट्विटर के साथ। इसे दिल्ली समझ लीजिए। दोनों घटनाओं में संबंध ये है कि जो गाजियाबाद वाली घटना, एक वीडियो सामने आता है और बताया जाता है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई हुई और बाद में उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी दाढ़ी काटी गई, उनसे श्री राम के नारे लगवाए गए और ये खबर ट्विटर पर आग की तरह फैलती है। इसमें बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जब पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है जिसमें ट्विटर का भी नाम शामिल है, कुछ नेताओं के नाम शामिल है, उसमें पता चलता है कि ये वीडियो गलत था। ऐसी घटना ज़रूर घटी लेकिन उसके पीछे कारण ये नहीं थे, खासतौर पर ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद ट्विटर पर एफआईआर दर्ज होती है। दूसरी तरफ ट्विटर, जिससे सरकार लगातार कह रही है और तमाम ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म से कि उनके इंटरमीडियरी के दर्जे को दिक्कत होगी, उनसे छिन जाएगा अगर उन्होंने भारत सरकार के जो नए नियम हैं उनको नहीं माना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें मान लिया लेकिन ट्विटर लगातार उसमें आनाकानी करता रहा। उसने एक आध चीज़ की भी लेकिन वो भी आधी अधूरी, और कुल मिलाकर भारत सरकार का जो नया नियम था उसके मुताबिक अगर आपने एक फला तारीख तक इन चीज़ों को नहीं माना तो आपका इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको भारत के कानून के तहत एक कानूनी संरक्षण जो मिला हुआ है, जिसमें अगर आपके प्लेटफॉर्म को लेकर कोई ऐसी बात डाली जाती है जिससे विवाद होता है या कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है, उस पर आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अब यह दर्जा ट्विटर के पास नहीं रह गया है। और दूसरी तरफ इस मामले में जो गाजियाबाद वाली घटना है उसमें ट्विटर के नाम से एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब ये पूरा मामला हमारे सामने है। तो इसके मायने क्या हुए? इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो घटना घटी वो, और दूसरी ट्विटर, उसका व्यवहार और उस पर भारत सरकार का रिएक्शन। अब अलग अलग विचार हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और यही आज आवाज अड्डा में हम डिस्कस करेंगे कि जो हुआ क्या वो होना चाहिए, क्या वो सही दिशा का कदम है, क्या वाकई में जिम्मेदारी अगर आप मानते हैं तो एक तरफा नहीं हो सकती, आपको हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ट्विटर जैसी कंपनियां जो बहुत संवेदनशील, आप कह सकते हैं कि एक लाइन देश में चिंगारी लगा सकती है, वहां पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल उसका स्वागत होता है, लेकिन क्या वो बिना किसी हैशटैग के आती है? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बड़ी दिलचस्प हो जाने वाली चर्चा में हमारे साथ कुछ बहुत शानदार मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस से हैं प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब, राजनीतिक विश्लेषक और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज ये घटना की इस डिबेट की शुरुआत अपने दोनों पत्रकार बंधुओं से करता हूं। आशुतोष, पहले आपके पास आता हूं। जैसा मैंने कहा कि दो घटनाएं घटी और दोनों का आपस में लिंकेज है। जो हुआ फाइनली ट्विटर का ये दर्जा खत्म होना, एक एफआईआर आना और एक घटना घटना, आप इन सारी घटनाओं में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सही मानते हैं कि ट्विटर पे एक चीज गई और वो बहुत बड़ी हो सकती थी, हालांकि शुक्र है कि कुछ ऐसा घटा नहीं, लेकिन ट्विटर पर ये कार्रवाई जरूरी थी? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसके दो पहलू। पहला पहलू ये है कि ट्विटर और भारत सरकार, दूसरा पहलू उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके जो एफआईआर दर्ज हुई वो। जहां तक मेरा मानना है, और मैं पहले भी लगातार कहता रहा हूं कि ये देश जो है कानून के हिसाब से चलता है। अगर भारत सरकार कोई कानून बनाती है, उस कानून को हर व्यक्ति को मानना है और मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ट्विटर अगर ये कहे कि मैं इस कानून को नहीं मानता, मैं इस कानून के ऊपर हूं, तो ट्विटर को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भारत सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ट्विटर के खिलाफ अगर कार्रवाई कर रही है तो ये ट्विटर को उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए दूसरा कंसर्न इस बात को लेकर यह है कि आज की तारीख में इस देश के अंदर एक नई परंपरा चल गई है। वो परंपरा ये चल गई है कि पुलिस जो भी कहेगी हम उसकी बात को आंख बंद करके मान लेंगे। यानी गाजियाबाद में जो घटना हुई है उस घटना में पुलिस का वर्जन अक्सरशः सही है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और इस टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है, उनके बेटे का बयान है समद साहब का, जिसमें उनका यह कहना है कि दरअसल हम लोग तो तावीज का काम करते ही नहीं है, पीढ़ियों से हम लोग बढ़ई हैं और बढ़ई का काम करते हैं। और उन्होंने, जब पुलिस का कहना यह कि दरअसल ये पूरा झगड़ा तावीज का था और दोनों एक दूसरे को जानते थे,
ऐसे में यह कहना कि पुलिस 100% सही बोल रही है या पुलिस की जांच पूरी तरीके से सही है, यह संदेह के दायरे में है। और अगर पुलिस का वर्जन अगर माना जाएगा तो उसके साथ साथ जो समद उनका परिवार है उसका वर्जन भी उसको उतना ही महत्व देना पड़ेगा, खासतौर पर ऐसे समय में जबकि आज की तारीख में ही आज अखबार में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से 3 लोगों को, नताशा नारवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को 1 साल तक जेल के अंदर रखा और यह कहते हुए कि दरअसल ये देश के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, ये आतंकवादी हैं। और उस पर पुलिस ये साफ तौर पर कहती है अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं पुलिस के वर्जन को 100% सही नहीं मानता। मेरा मानना यह कि जो पुलिस कह रही है और जो परिवार कह रहा है, सच इनके बीच में कहीं पर है। अब इसमें तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक आदत हो गई है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ जो आपकी आलोचना करता है उसको मौका मिलते ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, उसको जेल में डालने की कोशिश करिए। इसमें आप सबा नकवी जैसे, राना अयूब जैसे पत्रकारों को, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, खासतौर पर सबा नकवी के बारे में मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आपने आंख बंद करके एफआईआर दर्ज कर लिया। अगर एफआईआर दर्ज होने लगेगी तो पत्रकारिता इस देश के अंदर नहीं हो सकती। कोई पत्रकार, दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार, ये नहीं कह सकता उसने कभी गलती नहीं की। हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन क्या इस वीडियो की फोरेंसिक जांच हुई है? क्या इस वीडियो के आधार पर पुलिस कंक्लूसिव एविडेंस पहुंच चुकी है कि दरअसल ये इस वीडियो में जय श्री राम की बात नहीं कही गई है? क्या 4 घंटे तक कन्फाइन किया गया था उस शख्स को? उस 4 घंटे के अंदर वीडियो का जो पोर्शन अगर उसमें जय श्री राम नहीं है, उसके आधार पर आप कैसे निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए थे? परिवार कह रहा है जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे, पुलिस कह रही जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए थे। तो सच तो कहीं है ना, तो पूरा सच सामने आने दीजिए। आप पत्रकारों के खिलाफ जब मन में आएगा आप एफआईआर दर्ज कर देंगे, कहीं मिड डे मील का मसला होगा तो एफआईआर खिलाफ दर्ज कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो दो हिस्से, बढ़िया। एक ट्विटर वाला मामला जिसमें आशुतोष ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा लेकिन इस पूरे जिस घटनाक्रम से जोड़कर अब ये सारी बातचीत हो रही है, तो पहले थोड़ा फोकस इधर ही कर लेते हैं, और ट्विटर पे तो वृहद चर्चा होनी है। यहां पर हर्षवर्धन जी, एक स्टेटमेंट अभी आशुतोष जी ने कहा, आपका वर्जन सुनना चाहेंगे इसमें। नहीं, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आशुतोष जी संपादक रहे हैं और अभी भी संपादक की भूमिका में है, पहले टीवी के थे अब वेबसाइट के हैं, और कह रहे हैं कि पुलिस का वर्जन आखिरी वर्जन नहीं होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि उसके बीच में कहीं सच है। जो अब्दुल समद सैफी, जो व्यक्ति एक समाजवादी पार्टी के नेता के यहां जाकर बयान देता है, वीडियो बनवाता है, और वो पूरा का पूरा वीडियो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जानबूझ के ऐसे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस देश